पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करके केपी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल वही चार्ट पे अगर हम फिर से जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स के बेस पे ही हम सारा केपी एस्ट्रोलॉजी में आंसर करते हैं कि मेरी मैरिज कब होगी, मेरे लाइफ पार्टनर कैसे हैं, मेरी लव मैरिज है ना, वेदर आई कैन डू बिजनेस, जॉब, या मुझे कुछ जात की डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे ये जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेस पे है ना, यू कैन इजीली इंटरप्रेट एनीवन अबाउट द करंट सिनेरियो दैट दे आर पासिंग थ्रू एंड यू कैन सजेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडीज। यानी कि वापस से मैं आपको बता दूं, हमारी रेमेडीज यहाँ से ही निकल के आती हैं। आपको अलग से हम तंत्र मंत्र यंत्र नहीं रिकमेंड करते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अवेयर एंड आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास वो पूरी आज़ादी है, यू कैन डू दैट। नॉर्मली आई अवॉइड, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट में जब हम काम करते हैं तो कॉर्पोरेट में बहुत कम लोग ये यंत्र मंत्र तंत्र में जाना पसंद करते हैं, है ना। तो इसके लिए लॉजिकल रेमेडीज़ पे हम ज़्यादा काम करते हैं। तो वो लॉजिकल रेमेडीज़ कभी कभी इतनी होती है ना, कि इसमें जैसे हम आगे काम करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद जब इसमें एक हायर लेवल पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु, तो उस केसेस में जैसे हेल्थ केसेस अगर आते हैं ना, तो हम हेल्थ केसेस में सिर्फ 20 रुपये की स्केच पेन का सेट उनको बोलते हैं घर पे रखने के लिए। और हम क्या बोलते हैं उनको मालूम है कि आपके बॉडी में भी आपको ये प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप में भी नाभि के बाजू में ये ना एक छोटा सा स्केच पेन लो और इतना छोटा सा डॉट कर लो ये कलर का, या आप अपने थाइस पे या नीज पे या फीट पे या सर पे या हाथ पे कोई पर्टिकुलर कलर का डॉट कर दो और वो 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते तक करते रहो और बहुत बार कुछ डिजीज़ में वो कलर का किया हुआ वो छोटा सा डॉट आपकी हीलिंग के लिए काम आता है। तो ऐसी चीज़ें प्लस प्रैक्टिकल रेमेडी, यानी कि बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेमेडी ये दी एक कि फाइनेंस का जिनको इश्यू है तो उनको क्या करना चाहिए, बरोबर है, मूलाधार चक्र अच्छा करना चाहिए, घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठना चाहिए, भले ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो भी। लेकिन उसके अलावा भी हम एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं कि आपका जो 8th हाउस जो आपको दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो आपका 8th हाउस क्या बता रहा है आपके चार्ट के हिसाब से, और उसके बेस पे आपको क्या सिंपल रेमेडी कर लेनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे ताकि उस दिक्कतों को आप कम कर सको। आप लोग समझ रहे हैं। उसके अलावा 8th हाउस में जो प्लैनेट्स है बहुत बार वो आपको उस तरह के लोग है ना, वो प्लैनेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह के लोग आपको परेशान करते रहते हैं, या ऐसे लोगों को आपने अपने काम में रखा है जिसके कारण आपको दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे आपको पता चलती जाएगी तो यू कैन नाउ अवॉइड सच पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ, और समटाइम यू कैन टोटली अवॉइड सच टाइप ऑफ क्लाइंट ऑल्सो। जैसे लोशू में भी हम बोलते हैं ना, लोशू में नहीं, प्रेडिक्टिव नेजिक में, किस है ना पर्टिकुलर नंबर के क्लाइंट अगर आते हैं तो आप उनको सामने से 500,000 दे दो कि यस प्लीज गो टू समवन एल्स, है कि नहीं। प्रेडिक्टिव वैदिक में हमने बताया कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ऐसे क्लाइंट को आपको सामने से 500 रुपए दे देने कि प्लीज गो टू समवन एल्स, है ना, बिकॉज आई एम बिजी एंड आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू द प्रॉपर टाइम, है ना। तो वैसे और डिटेल आपको समझ में आएगा जब हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक कैसा मालूम है, ये पूरा एक्सरे है। जैसे एक्सरे में जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट है ना हमारे कपड़े भी कभी कभी हमको निकालने पड़ते हैं वैसा। तो ये नॉर्मली उतना लेवल तक हमको जाना नहीं पड़ता है कंसल्टेशंस में, लेकिन कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली चार्ट ओपन करने पे वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इश्यू दैट पर्सन मे बी फेसिंग और इज फेसिंग। जैसे एक सिंपल मैं आपको यहाँ पे लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको सिंपल है ना चार्ट पे से समझाता हूँ कि कैसे उनके लाइफ में ये अलग अलग तरह के और क्या उन्होंने किया है और कैसे अपने घर की बैंड बजा रहे हैं, है ना, और उसके बावजूद भी वो समझना नहीं चाहते हैं और उनकी वाइफ परेशान है बिकॉज सी इज़ आवर पार्टिसिपेंट, है ना, तो सी इज़ नाउ डजंट नो व्हाट टू डू। तो ये उनके हस्बैंड का चार्ट है ना। अब यहाँ पे सिंपल आपको बेसिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 8वां घर कहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 8वें घर में, कौन बताएगा मुझे। 12 नंबर है और 8वां घर, तो 8वां घर ये है, बरोबर है। और वहाँ पे आपको 12वीं राशि दिख रही है, बरोबर है। वहाँ पे क्या क्या प्लैनेट्स दिख रहे हैं आपको सबको, राहु, बरोबर है। तो मून यानी क्या हो गया आपका मन, बरोबर है। तो आपका मन कहाँ पे है, 8वें घर में। 8वां घर क्या है,
दिक्कतों वाला घर, बरोबर है? यस सर। है ना, हिंड्रेंसेस वाला। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बंदा अपने लाइफ में अपने पैर पे, हम बोलते हैं ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये आपने मुहावरा सुना है? यस सर। है ना, तो वैसा ये बंदा अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्या कर रहा है, एक तो उसने जाने अनजाने में लोगों को पैसे दे दिए, अब खुद के घर के लिए पैसे चाहिए तो है ना, बैंक से ब्याज पे उठाया है, और यहाँ पे जिसको दिया वो पैसे दे नहीं रहे, है ना। यहाँ पे बैंक से पैसे उठाए हैं तो बैंक वाला तो आके खड़ा है कि भाई यू हैव टू पे योर लोन। अब ये बंदा अच्छा खासा 80 से 90 हज़ार रुपये कमाता था कि जिससे उसका बैंक का लोन इजीली सॉल्व हो जाता था प्रॉब्लम, और घर पे भी पैसे आते थे जिससे उसका घर अच्छी तरह से चलता था। लेकिन क्योंकि उसका मन, आप देख रहे हैं कि वो 8वें घर से रिलेटेड है, और एक्चुअली भाव चलित चार्ट, ये मेन चार्ट हम देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेनेट और बढ़ गए, यानी कि मर्क्यूरी ये किसका प्लेनेट है, कैलकुलेशन का? यस सर। है ना, बॉर्न बिजनेसमैन हम जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो कि जॉब में है, उसके बावजूद भी क्योंकि उसका मर्क्यूरी यानी कि एक तो मन यानी कि मून 8वें घर में है, उसके बाद सन की हम क्या बोलते हैं, आत्मा, है ना, हमारा सोल, ये भी देखो उसके 8वें घर में है, बरोबर है। उसके बाद मर्क्यूरी जो हमारा कैलकुलेशन का कारण है, मैथ्स का कारण है, पैसे को लेके वो हम बातें जैसे करते हैं, तो मर्क्यूरी भी उसका 8वें घर में है, बरोबर है। इज एवरीवन गेटिंग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बंदे ने जो कैलकुलेशन समझ में आया करते गया, लेकिन उसके कारण उसने अपनी लाइफ और पूरे फैमिली की लाइफ को दिक्कत में डाल दिया। अब आज की तारीख में, और ये सब करने के बाद भी उसको शांति नहीं है, रोज आके घर पे झगड़ा करता है अपनी वाइफ के साथ और अपने दोनों बच्चे के साथ। ये तो अच्छा है कि उसके बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, एक बच्चा की तो अच्छी जॉब भी लगी है, तो वही कम से कम आज की तारीख में 40-1 हज़ार लेके आता है, जिसके कारण इनका घर नीलाम होते होते बच गया। वरना 2 महीने पहले तो है ना, ये इना जी हमारे पास एकदम ऐसे रो रही थी कि व्हाट टू डू, आई टोल्ड यू जस्ट स्किप दिस हाउस एंड गो टू योर, है ना, इन लॉ, आपके खुद के फैमिली के घर पे बच्चे को लेके चले जाओ, इनको छोड़ दो। क्योंकि जब तक है ना ये आप उनको छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक है ना ये पानी उनके सर के ऊपर से जाएगा नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और आज भी इनका फिर से मुझे कॉल था, तो मैंने उनको क्या सलाह दी मालूम है, कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू। क्यों? एक तो ये जो इनके हस्बैंड है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऐसे कोई साइंस को मानते नहीं है, तो ये कोई उपाय, रेमेडी या ऐसा कुछ करना चाहते नहीं है, बराबर है। अब जिसको तकलीफ है वो करना नहीं चाहता है, तो उसके बदले आप करने जाएंगे तो कितना दिन कर पाएंगे और क्या रिजल्ट आएगा? अगर भूख सामने वाले को लगी है तो आप कितना भी खाना खाएंगे, क्या उसकी भूख मिटेगी? रेमेडी में हम बोलते हैं छोटे बच्चों की रेमेडी आप करो, क्योंकि वो करना नहीं जानते हैं वगैरह, तो आप संकल्प ले पे कर सकते हैं। तो वैसे केस में आप ये अपने हस्बैंड का संकल्प लेके कर सकते, लेकिन वो हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, आपको अगर मारता है, गाली गलौज करता है, तो वो संकल्प भी कितने दिन काम आएगा? आर यू गेटिंग इट? तो उनको मैंने क्या रेमेडी दी मालूम है? 2 ऑप्शन। एक तो आप तीनों जन मिलके है ना उसको धो डालो। आप समझ रहे, धो डालो का मतलब क्यों? क्योंकि वो रोज आके चिल्लाता है, गाली देता है, आपको मारता है, जबकि आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार उसको धो डालो। तो उन्होंने क्या आंसर दिया मालूम है, कि एक बार मेरे बड़े लड़के ने ऐसा कर चुका है, तो 2 दिन सीधे चले, फिर से वही का वही। फिर आज मैंने उनको बताया दूसरा ऑप्शन, कि आप तीनों जन, क्योंकि अभी आपका बड़ा लड़का कमाता है, आपका चार्ट यानी जो वाइफ है उनका चार्ट अच्छा है कि अगर वो भी पैसे कमाते हैं कहीं पे जाके, तो सी कैन अर्न गुड मनी, क्योंकि उनके जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के, जो हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छे हैं। तो हमने उनको रिकमेंड किया कि यू स्टार्ट टू वर्क, यानी कि आप लोग क्या करो, सुबह को आप फटाफट खाना बना लो दोनों टाइम का, और आप तीनों जन, बड़ा लड़का तो काम पे है और आप भी काम पे निकल जाओ। छोटा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, वरना उसको भी बोलो कि छोटा मोटा कहीं पे भी काम कर ले, घर से तीनों जन निकल जाओ और रात को ही घर पे आओ। और घर पे आने के बाद ये ऐसा समझ लो एक पिक्चर चालू है जिसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो कान में रुई डालो, सोने की कोशिश करो, सो जाओ। ये नहीं कर सकते हैं तो तीसरा ऑप्शन, आप बाजू में या दूर कहीं पे एक जगह भाड़े पे ले लो, 5,000 10,000 जो, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं उतने में वहाँ पे 5-10 हज़ार में एक अच्छा रूम छोटा मिल जाएगा उनको, जहाँ पे ये तीनों जन शिफ्ट हो सकते हैं।
तो अपने हस्बैंड को आप एक बार छोड़ के उस घर में शिफ्ट हो जाओ। वो जहाँ पे जाएंगे पहले आप उनको बता के रखो भाई हम 3 महीना 6 महीने के लिए, तो आपको वो एक साल के ऐसे कोई है ना वो ना कर दे कि आपको फिर 1 साल का पैसा भरना पड़े। तो 3 4 6 महीने के लिए आप जा रहे हैं, ऐसा करके वो एग्रीमेंट उस तरह से ही बना के कोशिश करो और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि आप बहुत बार है ना, हमको कभी कभी जब दवा काम नहीं आती है तो पॉइजन छोटे डोज में लेना पड़ता है। आपको मालूम है, जिसको हम बोलते हैं कड़वा गुड़, मालूम है? कितने लोगों को मालूम है कड़वा गुड़ बोलते हैं हम? कि हमको रिस्क लेना पड़ता है, बड़ा रिस्क ले लेना पड़ता है कोई ऐसे सिचुएशन में। अगर उस टाइम पे वो रिस्क नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ का प्रॉब्लम आ सकता है बड़ा। क्योंकि एक बार नीलाम होते होते बच गया, रात को उनका फ़ोन आया कि कल सुबह को बैंक वाले आने वाले हैं। मैं बोला कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, क्योंकि उस टाइम पर प्रश्न कुंडली हमने देखा तो बोला इट इज़ नथिंग विल हैपन, यू जस्ट है ना जस्ट प्रे एंड जस्ट फॉरगिव, ट्राई टू फॉरगिव। यहाँ तक कि उस लेडी ने मेरा मान के उस हस्बैंड का फॉरगिवनेस का प्रेयर स्पेशल हमने उनको दिया है, वो भी रोज करती है, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड, ये आपका कर्म है जो अगले जन्म में मे बी आपने उन पे किया है, वो शायद आपको आ रहा है रिटर्न में। तो अब क्योंकि वो कोई कारण से स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो लॉजिकली दिस आर द 2 ऑप्शन, या तो उनको धो डालो, या तो आप तीनों जन है ना तीनों काम पे लग जाओ, या एक आजू बाजू में जगह देख के वहाँ पे टेम्पररी शिफ्ट हो जाओ कि जब तक उनको खुद पे ऐसा नहीं लगे कि ये अब नहीं है ना, तो लाइफ में क्या मजा है, फ़ायदा क्या है? मैं चिल्लाऊँ तो किसको चिल्लाऊँ और कितने दिन चिल्लाऊँ खाली घर पे? तो अपने आप उनको कुछ समझ में आएगा। और ऐसा नहीं आता है तो बेस्ट इज़ यू गिव डाइवोर्स, कि क्या फ़ायदा है ना। आप ऑफकोर्स डाइवोर्स देने के बाद आपकी शादी होगी नहीं होगी, पर मेरा इनको एक सिंपल आंसर ये था कि इतना अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं और आप लोग ने या आपके बच्चे ने मन पे ले लिया, और अगर आपके बच्चे ने किसने भी गलत कदम उठा दिया, तो एक फैमिली मेम्बर से हाथ अगर धो पड़े, आप अगर धो देंगे तो क्या फ़ायदा? तो उनका फिर से आंसर था ऑलरेडी माई यंगर सन हैड ट्राइड दैट। तो मैं बोला जब ये सिचुएशंस जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सिंपल है कि आप अपने बच्चे के साथ बात करो, दोनों उनको कॉन्फिडेंस में लो और आप जगह शिफ्ट कर लो। एक बार उनको छोड़ दो, तब जाके मे भी बैंक का प्रेशर आएगा उनके सर पे। आप इवन वो जो EMI भी आपका लड़के ने भरना शुरू किया है बंद कर दो, क्योंकि वो घर अगर नीलाम होने के तज पे आएगा, 4 लोगों के सामने उनकी नाक कटेगी ना, मे बी उसके बाद ही वो लेसन सीख पाएंगे, बिकॉज उन्होंने अभी तक लेसन नहीं सीखा है। लेसन सीखने पे ही वो रेमेडी वर्क करेगी। तो नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि व्हाट है ना फाइनली वो क्या स्टेप लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इन अ गिवन सिचुएशन एंड कंसल्टेशंस, यू कैन गिव ऑल पॉसिबल रेमेडीज, पर सामने वाला अगर एक्ट नहीं करेगा आप कुछ नहीं कर सकते। और क्या होता है मालूम है, यहाँ पे एक आपको सिंपल आंसर मैं बोल दूं कि एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बच्चा था जिसको मस्ती सूझी, तो उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया ये बोल के कि यहाँ पे एक लायन आया है। अब गांव वाले, क्योंकि वो बच्चे की बात सुन के सब लोग आ गए, लायन तो आया नहीं था, तो उन्होंने सबका मजाक बना दिया, बरोबर है। तो ठीक है, पहली बार थे गाँव वाले आ गए, अब दूसरी बार फिर से 2-4 महीने बाद उसने सेम चीज़ की, लेकिन अब की बार कितने लोग आए? आधे गांव वाले भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था ये तो मस्ती कर रहा है। फिर भी आधे लोग आए, क्या पता है ना अब की बार वो सच बोल रहा होगा। लेकिन तीसरी बार जब वाकई में लायन आया तो उस टाइम पे कोई नहीं आया, और फिर क्या हालत हो गई आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है, यूनिवर्स भी है ना, आप लोग जब तक आप कंसल्टेशन कहीं करने नहीं जाते हैं, अपना चार्ट जब तक कहीं ओपन नहीं करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब आप किसी के पास जाते हैं और किसी को कंसल्टेशन के लिए हेल्प के लिए पूछते हैं, और जब कोई रेमेडी निकल के आती है और आपको बताई जाती है, एंड इफ़ यू डोंट टेक एक्शन, तो ये उस स्टोरी के जैसा है कि एक बार रेमेडी आपको यूनिवर्स ने दे दी, 2 बार रेमेडी आपको यूनिवर्स ने दे दी, मे बी तीसरे बार भी दे दी, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उस पर आप अमल नहीं करेंगे, तो क्या होगा मालूम है, चौथी बार आपको जो रेमेडी मिलेगी जिसमें वाकई में आप काम करने निकलेंगे, लेकिन वो रेमेडी आपके काम की नहीं होगी, क्योंकि अब यूनिवर्स हेल्प ही नहीं करेगा आपको।
आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जिन लोगों ने भी मुझे बार बार कभी कभी पूछा होगा, या मैंने रेमेडी दी है, या आपने किसी कंसल्टेशन में किसी को रेमेडी दी है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि पहले 1 या 2 रेमेडी दो, उसको बोलो कि वो करके आपको बोले कि क्या हुआ, नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। इससे क्या पता चलता है कि वेदर द पर्सन इज टेकिंग एक्शन और नो। इफ द पर्सन इज नो एक्शन टेकर, ऐसे लोगों को रेमेडी देके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। एंड हु आर एक्शन टेकर, हाँ, दिस आर द क्लाइंट जिनके साथ अगर आप काम करेंगे तो वो अपने लेवल पे भी आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि जो एक्शन लेता ही नहीं है वैसे तो लोग क्या काम करेंगे। आपका काम है, ऑफकोर्स पैसे लिए उनको रेमेडी दे दो, तो दोबारा आए, आपने जो बची 1-2 रेमेडी दे दी, लेकिन यू नो कि ये आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा है ना आंसर मिलने वाला नहीं है आगे। आर यू गेटिंग इट? इज एवरीवन ओके विथ व्हाट? एक छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी, क्या आपको लगता है ये काम की थी आपके? है ना? तो Yes, इसलिए जब रेमेडी के लिए अगर आप किसी को पूछते हैं और रेमेडी मिली, तुरंत एक्शन लेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत काम करेगा, हेल्प करेगा। नहीं लेंगे और बार बार बहुत लोगों की आदत होती है, वो फ्री वेबिनार, पेड वेबिनार जहाँ पे 50-100-200 ही भरने हैं ना, वो जाते रहते हैं और अपना चार्ट ओपन करवाते रहते हैं कि यहाँ से कुछ नया मिले, वहाँ से कुछ मिले। जितनी बार आप चार्ट ओपन अपना करवाते हैं, तो जितना पॉजिटिव आपके चार्ट में ओपन होता है, उसके साथ उतना नेगेटिव भी ओपन होता है, और बार बार हमारा ध्यान तो नेगेटिव पे ही जाता है। तो हम क्या एक्टिवेट करते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। 80% to 90% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम हम हमारा नेगेटिव चार्ट की ही बात करते हैं कभी भी, है ना, और उसी चीज़ को हम एक्टिवेट करते हैं। और मैं आपको हर बार वही बताता था कोर्स में भी कि मिसिंग नंबर है, मुझे पता है, लेकिन जो है उसका क्या। तो इसके लिए बार बार अपना चार्ट भी ओपन करना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए क्या है कि सीखो, वो साइंस को समझो, लेकिन उस साइंस में घुसना नहीं है, उस साइंस को बाहर से देखना है। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि मेरा चार्ट है लेकिन ये किसी और का चार्ट है और मैं देख रहा हूं, आप समझ रहे हैं, बाहर से, तब आपका क्या होगा कि यू विल एनालाइज इट एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट एंड टेक एक्शन। वरना क्या होगा ना, ये तो मेरा है और आप तो एस्ट्रोलॉजर है ना, तो आपको तो भगवान ने जैसे क्या ऊपर से वो है ना, वो एक बना के भेजा है कि आपके साथ तो कुछ होगा ही नहीं। तो देयरफॉर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स डोंट टेक एक्शन एंड देयर आर मेनी हु टेक एवरीडे एक्शन। तो वैसा भी नहीं चाहिए कि हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपने रेमेडी कर दी। अरे तो रेमेडी कर दी तो आप लेसन कब सीखेंगे? कुछ चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए तो आप लेसन सीख सकते हैं, और जब लेसन सीखते हैं ना, तब जाके आप आगे जाके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जो रिस्क लेता है ना, वो इस कर सकते हैं।